नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021, भारत और यूएन क्लॉज, सुप्रीम कोर्ट और राजनीति का प्राधिकरण, हाई कोर्ट और न्यायाधिकरण में रिक्ति का प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट और विधायकों पर आपराधिक मामले तथा उज्ज्वला 2.0 योजना पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 1 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इस आलेख के संदर्भ में हम बात करेंगे 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 पर और साथ ही साथ हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि हाल ही में जो 50% की अधिकतम सीमा से अधिक आरक्षण दिए जाने पर वाद विवाद प्रारंभ हुआ है, उसके पक्ष और प्रतिपक्ष में किस प्रकार के तर्कों को दिया जा सकता है। हाल ही में लोकसभा के द्वारा 127वें संविधान संशोधन बिल 2021 को सर्वसहमति के आधार पर पारित कर दिया गया और संसदीय सत्र शुरू होने के पश्चात पहली बार ऐसा देखा गया जब संसद में व्यवधान नहीं हुआ और बिल को पारित किया गया। इसके माध्यम से अन्य पिछड़े वर्ग को राज्य स्तर पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है और इसका लाभ 671 जातियों को मिलने वाला है। यदि हम 127वें संविधान संशोधन बिल 2021 की कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें तो इस विधेयक को लोकसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा 9 अगस्त 2021 को पेश किया गया और यह विधेयक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने के लिए अनुमति देने के लिए संविधान में संशोधन करता है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची के संदर्भ में राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग की स्थापना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। इसके संदर्भ में अगला विकास क्रम तब देखा गया जब 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया और राष्ट्रपति को किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार दिया। 2021 का विधेयक इसमें संशोधन करता है ताकि राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकें। यह केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार की जाएगी और इसके अलावा यह बिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने में भी सक्षम बनाता है। 2021 के इस विधेयक के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद रखना है, वो ये है कि संविधान का अनुच्छेद 338 बी केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने से संबंधित सभी नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करने का आदेश देता है, किंतु 2021 का विधेयक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित मामलों के लिए इस आवश्यकता से छूट देता है। इस प्रकार से 2021 के विधेयक को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के तहत आप याद कर सकते हैं, जिसके तहत अब 2021 के विधेयक के माध्यम से इस बात को करने का प्रावधान किया गया है कि अब राज्य भी पिछड़े वर्ग आयोग की अनुशंसा के बगैर अपनी खुद की सूची तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ यह सूची केंद्रीय सूची से भिन्न भी हो सकती है। इस पूरे मामले के संदर्भ में हमें सुप्रीम कोर्ट के मई 2021 के आदेश को भी ध्यान रखना होगा, जिसके द्वारा मराठा आरक्षण के संदर्भ में निर्णय लिया गया था और इस बात को निर्धारित किया गया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची का निर्धारण करने की शक्ति राष्ट्रपति को ही है, जिनके द्वारा गवर्नर की सलाह से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान की जानी थी और इसके संदर्भ में राज्यों का अधिकार नहीं था। यही कारण है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को बदलने के लिए इस बिल को प्रस्तुत किया है और इसके माध्यम से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्धारित किए जाने के संदर्भ में राज्यों की शक्ति को फिर से बहाल कर दिया गया है। इस बिल पर बहस करते समय अनेक सांसदों के द्वारा आरक्षण का प्रावधान किए जाने के संदर्भ में जो पालन की जाने वाली 50% आरक्षण की सीमा है उसको समाप्त किए जाने की बात की गई है। हम
हमें यह ध्यान रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1990 के दशक में इंदिरा साहनीवाद के माध्यम से इस बात को निर्धारित किया गया था कि विभिन्न वर्गों को आरक्षण दिए जाने के संदर्भ में 50% आरक्षण की सीमा का पालन किया जाना चाहिए और 50% सीमा का उल्लंघन कुछ विशेष स्थितियों में ही किया जाना चाहिए। हालांकि वर्तमान में अनेक राज्य 50% की सीमा के पार जाकर आरक्षण दिए जाने की मांग कर रहे हैं, जिस पर हमें सावधानी पूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। इस पूरे मामले के संदर्भ में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास कर लेते हैं, जब हम बात करते हैं मराठा आरक्षण नीति की, तो मराठा आरक्षण नीति क्या है। उल्लेखनीय है कि 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने एक कानून बनाया जो मराठा समुदाय को नौकरी और प्रवेश में 16% आरक्षण प्रदान करता है। इस कानून ने मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग करार दिया। हालांकि मराठा आरक्षण ने 1990 के दशक के इंदिरा साहनी मामले में उल्लिखित 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन कर दिया था। यही कारण है कि इस कानून को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। किंतु बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में उल्लिखित मराठा आरक्षण को 16% से घटाकर 12 से 13% कर दिया था। हालांकि मामला यहीं पर शांत नहीं हुआ। आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसले के दौरान ये कहा था कि वह 50% आरक्षण कोटा की फिर से समीक्षा करने या ना करने पर गौर करेगा। इस पूरे मामले के संदर्भ में हमें यह भी पता होना चाहिए कि आरक्षण के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान किस प्रकार के हैं। हमें ये समझना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की बात करती है, जिसका उद्देश्य बिना भेदभाव वाले एक समाज का निर्माण करना है। और इसके तहत समाज के कमजोर वर्गों के लिए जो आरक्षण दिया जाता है वह वास्तव में सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अलावा भारतीय संविधान का भाग 16 केंद्र और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है, जो आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(4) और 16(4) सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने का सरकार को अधिकार देता है और ये नागरिकों के किसी भी सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या SC और ST के सदस्यों की उन्नति के लिए भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा आपको अनुच्छेद 330 और 332 भी याद रखना है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के माध्यम से विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। यह आरक्षण क्रमशः संसद और राज्य विधानसभा दोनों में ही प्रदान किया गया है। इसमें हमें अनुच्छेद 243D और अनुच्छेद 233T को भी याद रखना होगा, जिसके माध्यम से प्रत्येक पंचायत और नगर पालिकाओं में क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस पूरे मामले के संदर्भ में जो 50% आरक्षण के संशोधन के संदर्भ में जो तर्क दिए जा रहे हैं उसको भी हमें समझने की आवश्यकता है। अनेक बार विद्वानों के द्वारा ये तर्क दिया जाता है कि हमने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व दिया है वह उनकी जनसंख्या के अनुपात में अधिक नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि आंकड़ों के अनुसार ओबीसी अकेले कुल जनसंख्या का 52% का प्रतिनिधित्व करते हैं और SC और ST और ओबीसी संयुक्त रूप से मिला दिए जाएं तो ये 2/3 से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि इसकी तुलना में जो इन्हें आरक्षण प्रदान किया गया है वह मात्र 49.5% ही आरक्षण प्राप्त है, जो इनकी जनसंख्या के अनुपात में अधिक नहीं है। यह भी तर्क दिया जाता रहा है कि किस प्रकार से आरक्षण से समावेशी विकास की प्रक्रिया को महत्व मिला है, जिसके चलते समाज के कई गैर प्रतिनिधित्व वर्गों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में उचित मान्यता प्राप्त हो सकी है। यह कहा जाता रहा है कि यदि इस आरक्षण की सीमा को 50
50% से आगे बढ़ाया जाएगा तो इससे नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में अधिक समावेशन को हम शामिल कर सकते हैं। इसके माध्यम से सामाजिक न्याय को भी सुगम बनाया जा सकेगा, जिससे आगे चलकर समानता और सामाजिक न्याय को और बेहतर किया जा सकता है। इसको हम प्रस्तावना और अनुच्छेद 14 की भावना के अनुरूप भी लागू कर सकते हैं, जिससे भारत में समावेशन की प्रक्रिया को और बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है। हालांकि आरक्षण के संदर्भ में 50% कोटे की समीक्षा के खिलाफ भी बहुत सारे तर्क दिए गए हैं, जो आपको समझना चाहिए। इस बात को महत्वपूर्ण रूप से सामने लाया जाता है कि किस प्रकार से आरक्षण से राजनीतिक सुभेद्यता में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि भारत एक ऐसा विविध समाज है जहां कई प्रकार की जातियां विद्यमान हैं और यदि आरक्षण नीति का विस्तार किया जाएगा तो यह राजनीतिक दलों के हाथों में एक राजनीतिक साधन के रूप में कार्य कर सकता है, जो चुनावी लाभ के लिए जाति आधारित आरक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। इस बात को भी सामने लाया गया है कि किस प्रकार से भारत में जाति आधारित आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सबसे कमजोर सदस्यों को आगे लाने में पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ है और इस आरक्षण नीति ने आरक्षित श्रेणी के लोगों में भी जो पहले से संपन्न वर्ग हैं केवल उन्हीं को लाभान्वित किया है। इस प्रकार से यदि आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाता है तो यह भी अमीरों के लिए ही फायदेमंद होगा, न कि इच्छित लाभार्थियों के लिए। अनेक बार आरक्षण की जो आलोचना है वह मेरिट के खिलाफ जाने के अनुरूप भी की जाती है, जिसके तहत यह तर्क दिया जाता है कि यदि आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा बढ़ाया जाएगा तो इससे सरकारी नौकरियों में जो दक्षता और शैक्षणिक गुणवत्ता का प्रश्न है उससे आगे आने वाले समय में समझौता किया जा सकता है, जो एक दीर्घकालिक समय में सरकारी क्षेत्र में गिरावट का कारक भी बन सकता है। इस प्रकार के तर्क वितर्क को देखते हुए हम कुछ सुझावों को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके तहत इस बात को सामने लाया जाता है कि सरकारों को आरक्षण का प्रावधान किए जाने के संदर्भ में पिछड़े वर्गों में उपवर्गीकरण का विस्तार किया जाना चाहिए, जिसके तहत इच्छित लाभार्थियों को आरक्षण का पहले लाभ दिए जाने के संदर्भ में जातियों का उपवर्गीकरण किए जाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा पहले ही ओबीसी के उपवर्गीकरण पर न्यायमूर्ति जी रोहिणी पैनल की नियुक्ति की जा चुकी है, जिसकी कार्य प्रक्रिया को और भी बेहतर ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता है। सरकार को यह भी कोशिश करनी होगी कि वह एक पारदर्शी तरीके से उपवर्गीकरण प्रक्रिया को तेज कर सके, ताकि आरक्षण नीति में जो संपन्न वर्गों को लाभ मिल सकता है उनको हटाया जा सके और आरक्षण का लाभ ऐसे ही नागरिकों को मिल सके जो इसके लिए वास्तविक लाभार्थी हैं। हमें यह भी समझना होगा कि वर्तमान के उदारीकरण और निजीकरण के दौर में आरक्षण की नीति सामाजिक समावेशन की दिशा में एक पूर्णकालिक उपाय के रूप में विद्यमान नहीं है, क्योंकि हमें इसको बेहतर ढंग से लागू किए जाने के लिए सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया को अन्य और विकल्पों के माध्यम से लागू किए जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत हमें सामाजिक समावेशन को बेहतर शिक्षा नीति, पिछड़े वर्गों के कौशल विकास आदि के माध्यम से प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है। यही कारण है कि कई बार यह भी तर्क दिया जाता है कि किस तरीके से आरक्षण संविधान निर्माताओं द्वारा शुरू किया गया एक अस्थायी नीति उपाय है। हमें यह कोशिश करनी होगी कि हम सामाजिक न्याय के साथ दक्षता से समझौता किए जाने के प्रश्न को भी संबोधित कर सकें। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि अब सरकारों के लिए केवल जाति के आधार पर आरक्षण से आगे बढ़ने का समय आ गया है और हमें आरक्षण के साथ ही कुछ अन्य उपायों को भी लागू करने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह संदर्भित है भारत और यूएन क्लॉज से। हमारे द्वारा कल के यानी 10 अगस्त 2021 के डीएनए में भी इस पर चर्चा की गई थी, जिसको आप देख सकते हैं। हाल ही में भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तत्वाधान में सामुद्रिक सुरक्षा पर एक बैठक की अध्यक्षता की गई और इसके माध्यम से भारत ने सामुद्रिक सुरक्षा पर 5 सिद्धांतों को निर्धारित किए जाने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक विधि व्यवस्था में यूएन क्लॉज की महत्ता को भी स्पष्ट किया है। भारत के इस पक्ष को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्वीकार
भी किया गया है, जिसके चलते यूएन क्लॉज की महत्ता को हम समझ सकते हैं। यदि हम इस कदम के निहितार्थों और महत्व की बात करें तो इससे हम इस बात को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यूएन क्लॉज समुद्र में अवैध गतिविधियों का मुकाबला करने के साथ ही महासागरों में गतिविधियों को निर्धारित किए जाने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है, और यह ढांचा समुद्री सुरक्षा के संदर्भ में खतरों का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। यह इस बात पर भी महत्व डालता है कि किस प्रकार से यूएन क्लॉज को बेहतर ढंग से लागू किए जाने के संदर्भ में क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठनों के साथ ही अलग अलग देशों को भी प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है। और इस बात को भी हमें समझने की आवश्यकता है कि यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा पर पहली बार इस प्रकार की चर्चा की गई है तो वह इसके महत्व को ही दर्शाता है। यदि हम बात करें यूएन क्लॉज की तो इसे अंग्रेजी में कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसे हिंदी में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। इसे 1982 में अपनाया और हस्ताक्षरित किया गया था और यह 1994 से प्रभावी हुआ है। इसके द्वारा अप्रैल 1958 के जिनेवा के 4 सम्मेलनों को प्रस्तापित किया गया, जो क्रमशः प्रादेशिक समुद्र और सन्निहित क्षेत्र के साथ महाद्वीपीय शेल्फ, उच्च समुद्र, मछली पकड़ने और उच्च समुद्रों पर जीवित संसाधनों के संरक्षण से संबंधित थे। इस प्रकार से इस कन्वेंशन के द्वारा समुद्री गतिविधियों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया गया था। इसे हम सागर के कानून के रूप में भी जानते हैं, जो समुद्री क्षेत्रों को 5 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित करता है, जिसका अध्ययन हम अभी थोड़ी देर बाद करने वाले हैं। इसमें हम अध्ययन करेंगे आंतरिक जल, प्रादेशिक सागर, सन्निहित क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च समुद्र का। यूएन क्लॉज एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो समुद्री स्थानों में राज्य के अधिकार क्षेत्र के लिए एक रूपरेखा निर्धारित करता है, और यह विभिन्न समुद्री क्षेत्रों को एक अलग कानूनी स्थिति भी प्रदान करता है। यूएन क्लॉज के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर 3 नवीन संस्थानों की भी स्थापना की गई है, जिसे आपको याद रखना चाहिए। यह है समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण और महाद्वीपीय शेल्फ की सीमा पर आयोग। अब यदि हम इसके संदर्भ में समुद्री क्षेत्र के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करें तो इसमें सबसे पहला जो शब्द सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे हम बेस लाइन यानी आधार रेखा के रूप में जानते हैं। यह वास्तव में तटीय राज्य के द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त तट के साथ कम पानी की रेखा को दर्शाता है। इसी के साथ हमें इंटरनल वाटर्स यानी आंतरिक जल की संकल्पना को भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आंतरिक जल वे जल होते हैं जो आधार रेखा यानी बेस लाइन के भूभाग पर स्थित होते हैं, जिससे प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। प्रत्येक तटीय राज्य को अपने भूभाग की तरह अपने आंतरिक जल पर भी पूर्ण संप्रभुता प्राप्त होती है, और इसके उदाहरणों में खाड़ी, बंदरगाह, इनलेट, नदियां और यहां तक कि समुद्र से जुड़ी झीलों को भी शामिल किया जाता है। आप इस चित्र में इसको देख सकते हैं, जिसमें इंटरनल वाटर्स को दिखाया गया है और साथ ही साथ इसमें बेस लाइन को भी देखा जा सकता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इंटरनल वाटर में देशों को निर्दोष रूप से गुजरने का कोई अधिकार नहीं होता है। निर्दोष रूप से गुजरने के अधिकार को अंग्रेजी में राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज कहा जाता है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि कोई देश किसी दूसरे देश के आंतरिक जलमार्ग से शांति और सुरक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना गुजर सकते हैं अथवा नहीं गुजर सकते हैं। इसके तहत आपको यह ध्यान रखना है कि आंतरिक जल से किसी देश को निर्दोष रूप से गुजरने के अधिकार दिए जाने के संदर्भ में उस राष्ट्र पर निर्भर करता है कि वह इसके संदर्भ में अनुमति देना चाहता है अथवा नहीं, और यदि वह इसके संदर्भ में अनुमति नहीं देना चाहता है तो इसके लिए दावा भी नहीं किया जा सकता है। बेस लाइन और आंतरिक जल के साथ ही हमें एक और संकल्पना को समझने की आवश्यकता है, जिसे हम प्रादेशिक सागर यानी टेरिटोरियल सी के रूप में जानते हैं। प्रादेशिक सागर या समुद्र आधार रेखा से समुद्र की तरफ 12 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ एक क्षेत्र होता है, जिसमें नॉटिकल माइल की जब बात की जाती है यानी समुद्री मील की जब बात की जाती है तो वह पृथ्वी की परिधि पर आधारित होता है और वह अक्षांश के 1 मिनट के बराबर होता है। यह भूमि मापित मील से थोड़ा अधिक होता है और अंकों के आधार पर एक समुद्री मील लगभग
85 किलोमीटर के बराबर होता है। आपको याद रखना है कि तटीय राज्यों का प्रादेशिक समुद्र पर संप्रभुता और अधिकार क्षेत्र होता है और यह अधिकार न केवल सतह पर अपितु समुद्र तल, उपभूमि और यहाँ तक कि हवाई क्षेत्र तक भी फैला हुआ होता है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि इसके संदर्भ में तटीय राज्यों के जो अधिकार होते हैं वह प्रादेशिक समुद्र के माध्यम से निर्दोष रूप से गुजरने के अधिकार यानी राइट ऑफ इनोटेंट पैसेज से सीमित हो जाते हैं, जिसमें प्रादेशिक समुद्र के क्षेत्र में कोई अन्य देश निर्दोष रूप से गुजर सकता है। इसी के साथ ही एक और संकल्पना को हमें समझना होगा जिसे हम सन्निहित क्षेत्र यानी कंटिगुअस जोन के रूप में जानते हैं। सन्निहित क्षेत्र आधार रेखा से समुद्र की ओर 24 नॉटिकल मील तक फैला हुआ क्षेत्र होता है जो प्रादेशिक समुद्र और हाई सीज यानी उच्च समुद्र के बीच एक मध्यस्थ क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। तटीय राज्यों को अपने क्षेत्र और क्षेत्रीय समुद्र के भीतर राजकोषीय, अप्रवास, स्वच्छता और सीमा शुल्क कानूनों के उल्लंघन को रोकने और दंडित करने का अधिकार होता है और प्रादेशिक समुद्र के विपरीत सन्निहित क्षेत्र केवल समुद्र की सतह और तल पर एक राज्य को अधिकार क्षेत्र देता है। यह वायु और अंतरिक्ष अधिकार प्रदान नहीं करता है। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण शब्द आपको समझना है जिसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में जानते हैं। यह आधार रेखा से समुद्र की ओर 200 नॉटिकल मील तक फैला हुआ एक क्षेत्र है जिसमें प्रत्येक तटीय राज्य अपने प्रादेशिक समुद्र से परे और उसके आसपास ईईजेड का दावा कर सकता है। अपने ईईजेड के भीतर एक तटीय राज्य को प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रभुत्व के संप्रभु अधिकार दिए जाते हैं और ये अधिकार जीवित और निर्जीव सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही समुद्र तल और उपभूमि दोनों पर ही प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ इसके संदर्भ में तटवर्ती राज्यों को पानी, धारा और हवा आदि से ऊर्जा के उत्पादन की गतिविधि करने का अधिकार भी प्रदान किया जाता है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि ईईजेड के तहत जो अधिकार दिए जाते हैं वह संसाधन अधिकारों के संदर्भ में ही महत्वपूर्ण होते हैं। यह एक तटीय राज्य को नेविगेशन या ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित या सीमित करने का अधिकार नहीं देता है। आप इस चित्र में इसको देख सकते हैं जिसमें हमने बात की थी बेस लाइन की, हमने बात की थी इंटरनल वाटर की, हमने बात की थी टेरिटोरियल सी की। साथ ही साथ आप इसमें कंटिगुअस जोन को भी देख सकते हैं और इसमें बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र को भी देखा जा सकता है। इसी के बाद हमें यह समझने की जरूरत है कि इसमें उच्च समुद्र यानी हाई सीज की भी महत्ता होती है जो ईईजेड से परे क्षेत्र को दर्शाता है। इसे सभी मानव जाति की साझा विरासत के रूप में माना जाता है और इस रूप में इसे किसी भी राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे रखा गया है। राज्य इन क्षेत्रों में तब तक गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं जब तक वह ऐसी गतिविधियां कर रहे हों जिनका संबंध शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होना चाहिए, जैसे कि पारगमन के अधिकार, समुद्र विज्ञान और समुद्र विज्ञान के तहत खोज संबंधी अधिकारों को इसमें शामिल किया जा सकता है। यूएन क्लॉज की अनेक आधारों पर प्रशंसा की जाती है और इस बात को सामने लाया जाता है कि किस प्रकार से यूएन क्लॉज के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवादों का समाधान किए जाने की दिशा में काफी सकारात्मक प्रयास किए गए हैं। हालांकि अनेक विशेषताओं के बावजूद यूएन क्लॉज कुछ सीमाओं से भी ग्रस्त है जिसे आपको याद रखना है। जैसे कि महत्वपूर्ण रूप से आपको इस बात को ध्यान रखना है कि यूएन क्लॉज को अंतर्राष्ट्रीय महत्ता होने के बावजूद अमेरिका द्वारा रेटिफाई यानी अनुसमर्थित नहीं किया गया है। बावजूद इसके बार बार वह यूएन क्लॉज का संदर्भ देता रहता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक विधि के संदर्भ में खुद अमेरिका द्वारा इसको रेटिफाई नहीं किया गया है, जो इसकी सबसे बड़ी सीमा को दर्शाता है। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि यूएन क्लॉज के तहत स्थापित की गई संस्थाओं और प्रावधानों को लागू किए जाने के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान नहीं है और राष्ट्रों द्वारा इसका पालन स्वेच्छा से किया जाता है और यदि चीन जैसे देश इसका पालन नहीं करें तो इसको किस प्रकार से लागू किया जाएगा, इसके संदर्भ में हम किसी
प्रकार के वैधानिक प्रावधान को नहीं देखते हैं। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू किए जाने के बावजूद वर्तमान में हम काला सागर के क्षेत्र के साथ ही भूमध्य सागर और साथ ही साथ मुख्य रूप से दक्षिणी चीन सागर में अनेक प्रकार के सामुद्रिक विवाद देख रहे हैं, जो यूएन क्लॉज की कहीं ना कहीं सीमा को ही दर्शाता है। इस तरीके से यूएन क्लॉज के महत्व को हमें इसकी सीमाओं को समझते हुए ही कार्य करना होगा, तभी इसे हम और बेहतर ढंग से लागू कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और राजनीति के अपराधीकरण पर। हाल ही में राजनीतिक दलों द्वारा अपराधियों को चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक नवीन निर्णय दिया गया है और इसके माध्यम से सभी राजनीतिक दलों को इस बात का निर्देश दिया गया है कि उनके द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को बताए जाने के संदर्भ में अधिक पारदर्शिता रखने की आवश्यकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में भी एक निर्णय दिया था। हालांकि इसे अब तक बेहतर ढंग से लागू नहीं किया गया है। यही कारण है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिर से अपनी बात को कहा है। इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि राजनीतिक दल यदि किसी भी प्रकार के आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवार का चयन करते हैं तो उनके लिए अब ये बाध्यता बनाई गई है कि वे अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का उल्लेख अपनी वेबसाइट के होम पेज पर एक पृथक सेक्शन के तहत अनिवार्य रूप से करेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अब राजनीतिक दलों पर यह बाध्यता भी डाली है कि वे अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को विभिन्न प्रमुख अखबारों और सोशल मीडिया अकाउंट जैसे ट्विटर और फेसबुक पर भी सार्वजनिक करेंगे। और राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फरवरी 2020 में निर्णय दिया था उसको और बेहतर ढंग से लागू करने का प्रयास किया गया है। इस बात को इसलिए भी महत्व दिया जा रहा है क्योंकि विविध संगठन जैसे कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसे हम सूक्ष्म रूप से एडीआर के रूप में जानते हैं, उसने 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों का विश्लेषण करके इस बात को सामने लाया है कि किस तरीके से 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में 70% से अधिक उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास रहा है और इसके बावजूद इनके संदर्भ में जानकारी राजनीतिक दलों द्वारा प्रमुखता से नहीं दी गई, जो मतदाताओं के जानने के अधिकार का ही उल्लंघन करता है। इसके संदर्भ में आपको यह ध्यान रखना होगा कि सभी राजनीतिक दलों ने इस प्रकार के दागदार चरित्र वाले उम्मीदवारों को उतारा है, जो राजनीति के अपराधीकरण की जटिलता को ही दर्शाता है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और चूंकि राजनीतिक दलों ने उसके फरवरी 2020 के फैसले का अनुपालन नहीं किया, यही कारण है कि उसके द्वारा राजनीतिक दलों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही साथ मतदाताओं के जानने के अधिकार की सुरक्षा की जा सके, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने अब फरवरी 2020 के निर्णय को संशोधित किया है और उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को सामने लाए जाने के संदर्भ में अनेक नवीन निर्देशों को भी जारी किया है। इसके माध्यम से राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी तो तय की गई है, साथ ही साथ निर्वाचन आयोग को भी यह निर्देश दिया गया है कि वह उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को सामने लाने के लिए एक विशिष्ट मोबाइल एप्लीकेशन यानी मोबाइल ऐप का विकास करे, ताकि मतदाताओं को इसके संदर्भ में जानकारी मात्र एक बटन के क्लिक करने पर ही प्राप्त हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को इस बात का भी निर्देश दिया है कि वह एक पृथक सेल को बनाए और साथ ही साथ यदि किसी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों का पालन नहीं किया जाता है तो इस बात का संज्ञान निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट को दिया जाना चाहिए। हालांकि हमें इस बात को भी समझना होगा कि राजनीतिक अपराधीकरण को रोके जाने के संदर्भ में प्राथमिक रूप से कानून बनाने का अधिकार विधायिका का है। यही कारण है कि न्यायालय ने संसद को इसके संदर्भ में प्रावधान को किए जाने की बात की है, तभी हम राजनीति के अपराधीकरण को रोक पाने में सफल हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करेंगे हाई कोर्ट और न्यायाधिकरण में रिक्ति के प्रश्न पर। भारत की विधि व्यवस्था में हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय और ट्राइब्यूनल्स यानी न्यायाधिकरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
जिनके माध्यम से राज्य स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण मामलों का निस्तारण किया जाता है। हालांकि हाल में विविध आंकड़ों से इस बात को सामने लाया जा रहा है कि किस प्रकार से विविध उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरणों में रिक्ति यानी वैकेंसी की समस्या देखी जा रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के द्वारा भी इस बात को सामने लाया गया है कि ट्राइब्यूनल्स में 240 से अधिक वैकेंसी है, जिसके संदर्भ में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आंकड़ों के अनुसार 1 अगस्त तक हाई कोर्ट में भी 455 वैकेंसी है, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इस रिक्ति यानी वैकेंसी को भरे जाने के संदर्भ में अनेक बार कार्यपालिका यानी सरकार द्वारा भी देरी किए जाने का उदाहरण देखा जाता है, जिसके तहत न्यायपालिका जो नाम प्रस्तुत करती है उस पर कार्यपालिका समयबद्ध आधार पर कार्यवाही नहीं कर पाती है, जिसके चलते अनेक बार नियुक्तियों में देरी होने की घटना को हम देखते हैं। यही कारण है कि इसका निवारण किए जाने के लिए कुछ सुझावों को अपनाने की लगातार बात की जाती रही है। इसके तहत वैकेंसी होने से पहले ही उसे भरे जाने की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाना चाहिए और इसमें हमें एक निश्चित टाइम फ्रेम को स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से न्यायाधिकरण और हाई कोर्ट की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया को एक विशेष आयोग द्वारा भी निर्धारित कर सकते हैं। इसके तहत नियुक्ति के लिए विशेष रूप से ट्राइब्यूनल्स की नियुक्ति के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया जा सकता है, क्योंकि हमें इस बात को समझना होगा कि यदि न्यायपालिका की नियुक्ति में किसी प्रकार की देरी होती है तो इससे अंततः न्याय तक पहुंच में ही देरी होगी, जिसको ध्यान में रखते हुए ही हमें कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 12 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और विधायकों पर आपराधिक मामलों के संदर्भ में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों आदि पर चलने वाले आपराधिक मामलों का निस्तारण किए जाने के संदर्भ में एक नवीन निर्णय दिया है और इसके माध्यम से राज्यों को इस बात का निर्देश दिया गया है कि किसी विधायक अथवा सांसद पर चलने वाले आपराधिक मामले को वापस लिए जाने के संदर्भ में संबंधित राज्य हाई कोर्ट की पूर्व सहमति लिया जाना आवश्यक है। हाल में राज्यों में प्रवृत्ति देखी गई है, जिसके तहत राज्य सरकारें आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 321 का प्रयोग करते हुए अनेक सांसद और विधायकों पर चलने वाले आपराधिक मामलों को वापस ले लेती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को महत्वपूर्ण रूप से स्थापित किया है कि यदि कोई राज्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 321 का प्रयोग करता है तो वह बेहद कम परिस्थितियों में किया जाना चाहिए और यह तभी किया जा सकता है जब इसमें व्यापक लोकहित विद्यमान हो। किसी मामले के संदर्भ में लोकहित विद्यमान है अथवा नहीं, इसके संदर्भ में निर्णय करने का अधिकार राज्यों का नहीं है और यदि वे विधायक अथवा सांसद के विरुद्ध आपराधिक मामलों को वापस लेना चाहते हैं तो इसके संदर्भ में संबंधित हाई कोर्ट की सहमति के पश्चात ही ऐसा किया जा सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों आदि के विरुद्ध चलने वाले मामलों का निस्तारण किए जाने के संदर्भ में कुछ नवीन निर्देशों को भी दिया है। इसके तहत विधायकों का मामला सुनने वाले न्यायाधीशों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ मामले का जल्दी निपटारा किया जा सके, इसके लिए वर्चुअल आधार पर भी कार्यवाही को जारी रखने की बात की गई है और इसके लिए केंद्र सरकार से फंड की व्यवस्था की भी बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके संदर्भ में किन किन सांसद और विधायकों के खिलाफ मामला चल रहा है, इसकी भी पूरी रिपोर्ट मांगी है और इस पर आगे कार्यवाही 25 अगस्त को की जाएगी, जिसके बाद ही इसके संदर्भ में अंतिम निर्णय लिया जाना संभावित है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 12 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसे आप जीएस पेपर 2 में सरकारी योजनाओं से भी जोड़कर देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे उज्ज्वला 2.0 योजना के बारे में। हाल ही में सरकार द्वारा गरीबों के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है, जिसे उज्ज्वला 2.0 के रूप में हम जान सकते हैं। यदि हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में तो इसे मई 2016 में लॉन्च किया गया था ताकि गरीब परिवारों को एलपीजी यानी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का कनेक्शन प्रदान किया जा सके। इसके माध्यम से केंद्र द्वारा
₹1600 प्रति कनेक्शन की वित्तीय सहायता दी जाती है पात्र परिवारों को, ताकि वह एलपीजी गैस कनेक्शन को प्राप्त कर सकें। हमें इसके संदर्भ में यह ध्यान रखना है कि इसमें पहले 50 मिलियन परिवारों को शामिल किया गया था, बाद में इसमें 4,800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया और इसके तहत 80 मिलियन गरीब परिवारों को शामिल करते हुए इसके दायरे का विस्तार कर दिया गया था। इसके माध्यम से न केवल महिलाओं को सशक्त बनाने का उद्देश्य रखा गया, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने की बात कही गई, साथ ही साथ जो जीवाश्म ईंधन जैसे उपले आदि पर खाना बनाने से जो गंभीर स्वास्थ्य खतरे देखे जाते हैं, उसको भी स्वच्छ ईंधन के माध्यम से खाना बनाने को बढ़ावा देकर इसको कम करने का प्रयास किया गया है। इसके तहत भारत में अशुद्ध खाना पकाने के ईंधन के चलते जो मौतें देखी जाती हैं, उसकी संख्या को कम करने का भी उद्देश्य सामने रखा गया है। इसका लाभ छोटे बच्चों को भी प्राप्त होगा, क्योंकि यदि घर के अंदर जीवाश्म ईंधन जलाया जाता है तो इससे छोटे बच्चे वायु प्रदूषण का शिकार होते हैं, साथ ही साथ वे सांस की गंभीर बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं। यही कारण है कि इसके माध्यम से बच्चों आदि को सांस की गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। उज्ज्वला योजना के तहत ऐसे ही आवेदकों को पात्र माना गया जो 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला हो, गरीबी रेखा से नीचे हो और उनके घर में किसी प्रकार का पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ परिवारों की घरेलू आय को भी एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए और इसका निर्धारण केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ आवेदक को सरकार द्वारा प्रदान की गई अन्य समान योजनाओं का भी प्राप्तकर्ता नहीं होना चाहिए। इसमें हमें एक और महत्वपूर्ण रूप से बात याद रखनी है, जिसके तहत उज्ज्वला 2.0 के तहत अब प्रवासी श्रमिकों को भी गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए जो पता संबंधी प्रूफ दस्तावेज देना पड़ता है, उसके लिए अब उनको एड्रेस प्रूफ दस्तावेज प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और इसके तहत यदि वे गैस कनेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो अब श्रमिकों को केवल अपने आवासीय पते की स्व घोषणा करनी होगी और इसके आधार पर ही वे इस योजना के पात्र हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है 50% आरक्षण की सीमा को बदलना एक ऐसा समाज बनाना है जो समानता पर नहीं बल्कि जाति शासन पर आधारित होगा। समालोचनात्मक विश्लेषण करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है यूएन क्लॉज की कानूनों और नियमों को निर्धारित करने के लिए लगभग सार्वभौमिक रूप से सराहना की जाती है, जिनकी व्यापक स्वीकृति के बारे में माना जाता है कि इससे अंतरराज्यीय संघर्षों की संख्या, आवृत्ति और संभावना बहुत कम हो जाती है जो अन्यथा होती। टिप्पणी करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप आरक्षण की 50% सीमा को बदलने से संबंधित हालिया संदर्भ का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप 50% आरक्षण की सीमा को बदलने से संबंधित प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमुख तर्कों की व्याख्या करेंगे। इसके संदर्भ में आप कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को भी देंगे और फिर प्रस्ताव के प्रतिपक्ष में भी कुछ तर्कों को प्रस्तुत करेंगे। फिर आप कुछ उपयुक्त सुझावों की भी चर्चा कर सकते हैं और अंत में एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए आप अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप यूएन क्लॉज का सामान्य परिचय देंगे और फिर आप यूएन क्लॉज के हालिया संदर्भ को स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख प्रावधानों और इसके द्वारा निर्धारित जलीय सीमा आदि को भी स्पष्ट करेंगे। फिर आप इसकी कुछ सीमाओं की व्याख्या करेंगे और अंत में एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।